तो देखिए, कल से नेपाल चर्चा में है क्योंकि सोशल मीडिया से तो अब बैन भी हट चुका है, लेकिन एक बार फिर से नेपाल में हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। ओली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पीएम ओली के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। मांग कौन कर रहा है? वहां के जेन जी के बच्चे, क्योंकि लगातार कल से हमने देखा है सड़कों पर युवा जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नेपाल में हिंसा के बाद खतरे में ओली सरकार है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है श्रीलंका, इसके पहले हमने देखा है अफगानिस्तान, इसके पहले हमने देखा है बांग्लादेश, और एक बार फिर से वही चीजें रिपीट होती हुई नजर आ रही है, जहां नेपाल में तख्ता पलट की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी बीच अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री और गृह मंत्री ने भी इस बीच इस्तीफा दे दिया है, यानी कि ओली सरकार गिर सकती है। इसके बीच ये कहानियां और इस बीच ये कयास लगाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ओली सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था, और रीजन ये दिया था कि इन सब ने नेपाल के साथ कोई करार यानी कि कोई भी पेपर साइन नहीं किए, जिसकी वजह से टैक्स को भारी नुकसान हो रहा है, देश को काफी नुकसान हो रहा है। और बैन के बाद से लगातार वहां के जो युवा पीढ़ी है, देखिए कल से प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। पहले भी बातें हो रही थी, लेकिन कल ये प्रदर्शन उग्र हो गया। हमने देखा कि कल से कई ऐसी चीजें हुई हैं जो युवा पीढ़ी ने सड़क पर उतरकर बताया कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन तो हटा लिया गया, ओली सरकार इस प्रदर्शन के आगे झुकती हुई नजर आई, लेकिन लगातार अब मांग हो रही है कि पीएम ओली को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब लगातार वहां के लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर ही देखिए हिंसा जो है वो भड़कती हुई एक बार फिर से नजर आई है। अब तक 20 लोगों की जान भी जा चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस पर पथराव किया गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अब देखिए, सेना भी उतरी हुई है, पुलिस भी वहां पर है, और देखिए किस तरीके से सेना जो है वो भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी इस वक्त उग्र है, पथराव कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे पुलिस वाले हैं, कई ऐसे सेना के जवान हैं जो घायल हुए हैं। लेकिन ये पूरी तस्वीरें बयां करती हैं, और पूरी कहानी जो इतिहास में हमने देखी है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एक बार उसकी याद दिलाती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल इन दिनों जिस हालात से गुजर रहा है, आखिर इसका समाधान क्या है। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सर, नेपाल की स्थिति इस वक्त बेहद चिंताजनक लग रही है। हमने कल से जो उग्र प्रदर्शन सड़कों पर देखा है, 20 ऐसे लोग हैं प्रदर्शनकारी जिनकी मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकार ने फैसला तो वापस ले लिया है, लेकिन तस्वीरें अभी भी कुछ सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। वहाँ उस तरफ केंद्रित थे कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। उसके बाद रात को सरकार ने आम आवाम की, आम जनता की भावनाओं को समझते हुए उस बैन को हटा लिया। लेकिन आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें प्रदर्शन इसलिए उग्र रूप धारण ले रहा है। आज का जो कारण है, रीजन देते, वो ये है कि 20 से ज्यादा उग्रवादियों की गोलीबारी में मौत हुई है, और 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से चोटें लगी हैं, जो कि शायद या तो आंसू गैस के गोले से लगी है, या पुलिस और सेना ने जो फायरिंग की है उसकी गोलियों से लगी है। तो आज प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा है वो इस वजह से ज्यादा है। जिस तरह से एक एक करके अब सब नेपाल के मंत्री रिजाइन कर रहे हैं, 10 मंत्रियों ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया। उसमें से जो मेन मंत्री हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, और बाकी जो मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य, कृषि, स्पोर्ट्स, सब एक एक करके रिजाइन कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। तो उसका मतलब यही है कि अब पूरी सरकार खत्म हो चुकी है। ओली अकेले तो सरकार चला नहीं सकते, बिल्कुल। उनके सामने सिर्फ 3 ही रास्ते बचे हैं। एक तो है कि वह खुद भी रिजाइन कर दें और जल्दी से जल्दी संसद में नए चुनाव का वादा कर दें। दूसरा ये है कि वह अगर सत्ता में रहना चाहते हैं तो पुलिस और आर्मी का और भी ज्यादा इस्तेमाल करते हुए एक दमनकारी चक्र उनको चलाना पड़ेगा। ये ऑप्शन बहुत ही बुरा ऑप्शन होगा, इससे जनता और ज्यादा भड़क जाएगी। तीसरा ऑप्शन ये भी है, क्योंकि अब ओली के समर्थन में कोई नहीं है, जनता सब मंत्रियों के घर में घुस गई है, राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गई है,
तो ऐसी हालत में ओली को शायद अब नेपाल छोड़कर कुछ समय के बिल्कुल, लिए सूत्रों इधर के उधर हवाले से ये जानकारी भी जाना सामने आ पड़ेगा। रही है कि ओली अब देश छोड़ने के फिराक में है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा बांग्लादेश यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और कहीं ना कहीं सर ये सिर्फ नेपाल के लोगों की नहीं बल्कि बाहरी ताकत भी इसमें मदद कर रहे हैं, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से अचानक ऐसे हिंसा भड़कना और लगातार मंत्रियों का इस्तीफा और उसके बाद खबरें तो ये भी है कि ओली अब अपना देश छोड़ने के फिराक में है। जाएंगे कहाँ, ये बहुत बड़ी एक समस्या उनके लिए रहेगी। सर आपको क्योंकि एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी सर, एक बड़ी जानकारी से भी सामने आ रही है। नेपाल के कानून मंत्री के घर पर आगजनी हुई है। राष्ट्रपति के निजी आवास पर नेपाल छोड़कर दुबई भागने की फिराक में, देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और पीएम ओली जो हैं वो देश छोड़कर भागने की फिराक में है। पीएम ओली के लिए प्राइवेट जेट मंगवाया जा रहा है। इलाज के बहाने दुबई जाने की फिराक में है पीएम ओली। और देखिए एक तरफ देश में हिंसा भड़की हुई है, 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। नेपाल छोड़कर दुबई भागने की फिराक में है पीएम ओली। पीएम ओली के लिए प्राइवेट विमान तैयार किया गया है। अब देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हमने देखा है कि बांग्लादेश में इसी तरीके से एक माहौल जब बना था, प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे तो शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और एक बार आप देखिए पीएम ओली दुबई जाने की फिराक में। हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उन्हीं के पास चलेंगे। अतुल, तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है और अब नई जानकारी कि पीएम ओली देश छोड़ने के फिराक में है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि प्राइवेट विमान उनका तैयार है और शायद वो देश छोड़ सकते हैं। हालांकि ये अभी कयासबाजी चल रही है, उसको लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन जो परिस्थितियां नेपाल की हैं अपने आप में बहुत गंभीर हो जाती हैं। कल जिस तरीके से हिंसा भड़कती है और उसके बाद देर शाम तक कहा जाता है कि मामला शायद सिमट जाए या फिर तालमेल बन जाए, लेकिन उसके बाद आज के लिए सुबह से ही कहा जा रहा था कि वहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। और ये अपने आप में गंभीर चूक होगी, गंभीर विषय है कि वहाँ आज भी न सिर्फ कई जगहों पर आगजनी की घटना होती है बल्कि तमाम जो मंत्री हैं वो अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उस बीच में जो देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं यानी ओली, वो खुद भागने की फिराक में है। ये किसी भी देश के लिए गंभीर है, किसी भी देश के लिए सोचने वाला विषय है कि आखिर नेतृत्व करने वाला कितना कमजोर हो सकता है। यहां पर सवाल इस बात का है सुचित्रा की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें आखिर सरकार और सेना कैसे तालमेल बिठाए, कैसे पुलिस वहां की व्यवस्था संभाले, क्योंकि कल सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की जो खबर आई और उसके बाद विरोध जाहिर हुआ और वो विरोध इतना भयानक हो गया, उसका स्वरूप इतना भयानक हो गया कि सोशल मीडिया के पाबंदी को लेकर जो वहां के देश के लोग हैं, युवा हैं, वो सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर कई जगहों पर आगजनी की घटना होती है। और उसका सामना कैसे होता है कि आप देखिए कि वहां की सरकार, वहां की सेना या वहां की लोकल पुलिस, वो सीधा उनको आदेश दिया जाता है कि जो लोग सड़क पर हैं उनको गोली मार दिया जाए। और 20 या उससे ज्यादा के लोगों के मरने की जब खबर आती है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आपातकाल बैठक होती है, आपातकाल बैठक के बाद यह कहा जाता है कि देर शाम तक जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हो जाएंगी और लोगों से बातचीत चल रही है। ये देखना था ओली सरकार को कि ये जो आंदोलन था ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। और जब ऐसा कभी होता है किसी भी देश में तो अपने आप में संकट ज्यादा होता है। अगर कोई आंदोलन किसी के नेतृत्व में होता है तो कम से कम वहां पर वार्ता करने की स्थिति होती है कि आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन जब यहां एक ऐसा आंदोलन जिसकी कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है और वहां उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे। ये सारी ऐसी चीजें थी जो कि ओली सरकार के लिए चुनौती थी और वहीं अभी दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही जो आशंका थी वो प्रबल होती चली गई। भारत के लिहाज से इसको देखें तो चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, उसके साथ साथ एक बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है कि हमारा एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है, बहुत सारी बातें हैं। वहां पर भारत इन तमाम चीजों पर निगाह रखे हुए है कि इसका कहीं भारत पर असर ना हो, क्योंकि बॉर्डर एरिया है वो अपने आप में बहुत संवेदनशील होता है, सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये सारी परिस्थितियां भारत भी अपने लिहाज से इसका आकलन कर रहा, लेकिन जो वहां की मौजूदा सरकार है वो कितनी तटस्थ है, ये खबरें और ये दृश्य आपके सामने है, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। और तब वहां पर खबर जब ये आती है कि ओली खुद भागने की फिराक में है तो चुनौती और बढ़ जाती है। सुचित्रा। बिल्कुल अतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ओली क्योंकि देश छोड़ने के फिराक में है। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नेपाल में पीएम ओली ने एक आपात बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई गई है, देश में बने हालातों को लेकर यह बैठक होगी। अतुल जी, एक और बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ गई है कि एक आपात बैठक बुलाई गई है, लेकिन खबर तो यह भी है कि वो दुबई जाने के फिराक में है। ऐसे में अगर ओली दुबई चले जाते हैं और अपना देश छोड़ देते हैं तो वहां की स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। हालातों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अब तक कई ऐसे मंत्री हैं जो कई ऐसे मंत्री वो इस्तीफा दे चुके हैं और तो और कई ऐसे मंत्री हैं जिनके आवास पर हमला भी हो चुका है।
जी हाँ, बिल्कुल। मैंने फिर से आपको जैसे पहले भी दोहराया कि जब कोई आंदोलन नेतृत्वहीन होता है, दिशाविहीन होता है, तो फिर वहां पर बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। जैसा आपने अपनी दो खबरों को बताया, दो बड़ी खबरों को बताया दर्शकों को कि एक तरफ ये कयासबाजी चल रही है या चर्चा चल रही है कि वहां पर जो प्रधानमंत्री ओली हैं वो देश छोड़ सकते हैं, लेकिन उसी बीच में दूसरी खबर आपने बताई कि शायद जो शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई गई है। तो यहां पर दोनों खबरों के गंभीरता को आपको समझना होगा ताकि इस बात को अपने दर्शकों तक आप पहुंचा सकें कि वहां पर शायद सरकार अभी भी इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आशंका जरूर है, क्योंकि आपने श्रीलंका का उदाहरण दिया था, आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया था। वहां पर भी जब इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी तो अपनी जान बचाने के लिए या फिर जो गंभीर चुनौती खड़ी हुई थी उस वजह से वहां के नेतृत्व वाली सरकार को या फिर उनके मुखिया को देश छोड़ना पड़ा था या फिर इस तरीके का दृश्य दिखाई दिया था। यहां सबसे बड़ा संकट खुद ओली सरकार के लिए है कि वो देश की परिस्थिति को कितनी गंभीरता से और ज्यादा सुचारू कर पाए, वहां की जो संकट की घड़ी है उससे निपट पाए। जो इस वक्त वहां युवा या फिर वो लोग जो कि सड़कों पर उतर गए हैं अपनी बात रखने के लिए, और उसके पीछे कई कारण हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करना ये एक कारण नहीं हो सकता है। इसके पीछे के आयाम को अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वहां पर नाराजगी थी सरकार से, कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर नाराजगी थी भ्रष्टाचार से। वहां पर यह भी एक बड़ा विषय था कि जो रोजगार के अवसर हैं वो उत्पन्न नहीं हो पा रहे। उसके साथ साथ जो चुनौती थी कि सरकार कैसे आगे युवाओं के लिए, वहां के लोगों के लिए और ज्यादा उचित प्लेटफॉर्म उत्पन्न करवा पाए, और उसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। उस बीच में राजशाही बनाम और भी जो लोग वहां की पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्षत्र पार्टियां हैं, उनकी अपनी राजनीति है। ये बहुत सारी चीजों को कड़ियों के तौर पर अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये चुनौती इतनी आसान नहीं है ओली सरकार के लिए। और तभी कल का पूरा दिन, आज का दिन और इसके बाद की चुनौती, इन सब का आकलन किया जा रहा है। इंटरनेशनल फोरम पर भी बाकायदा इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिर अचानक से ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है। और किसी भी देश के लिए, चूंकि नेपाल एक बहुत छोटा सा देश, लेकिन उसके लिए अपनी जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना, वहां की जो दिक्कतें हैं उसको अपने देश के अंदर ही खत्म करना, तालमेल बिठाना, ये चुनौती उसके लिए खुद खड़ी हो जाती है। और तब वहां पर दूसरे देशों की जो मॉनिटरिंग है या उनका इंटरफेरेंस हो सकता है वो कितना होगा और किस हद तक होगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बॉर्डर एरियाज सिर्फ देश के साथ हमारे भारत देश के नहीं जुड़ते हैं बल्कि चाइना के भी हैं, और वहां पर इन तीनों कंट्रीज के बीच में किस तरीके का तालमेल था, है या भविष्य में बनेगा, ये भी अपने सवाल है। तो सभी देशों की निगरानी भी है और ओली के लिए चुनौती भी है। सुचित्रा। बिल्कुल अतुल जी सही बता रहे हैं आप, क्योंकि लगातार देखिए हमने नेपाल में कई बार ऐसे प्रदर्शन का दौर देखा है, लेकिन इस बार का प्रदर्शन कहीं ना कहीं तख्ता पलट की ओर इशारा करा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी भी बने हुए हैं, उनके ओर रुख करेंगे अब। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के कानून मंत्री के घर पर आगजनी हुई है। राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा हो गया है। निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया है। तो देखिए इसके पहले हमने श्रीलंका की एक खबर देखी थी जहां पर तमाम ऐसे नेता मंत्री थे, संसद भवन थी जहां पर प्रदर्शनकारी घुसे थे और कब्जा कर लिया था। इवन कई ऐसी चीजें हमने देखी थी जो लूटपाट कर ले गए थे प्रदर्शनकारी अपने साथ। और नेपाल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां कानून मंत्री के घर पर आगजनी हुई, राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया गया है। तो देखिए नेपाल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इधर शाम को 6 बजे पीएम ओली ने आपात बैठक बुलाई है, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि ओली देश छोड़ सकते हैं। बीमारी का बहाना बनाकर देश छोड़ेंगे, लेकिन देश छोड़ सकते हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना को भी ऐसे ही देश छोड़कर भागना पड़ा था वहां से, और अब तक भी वो अपने देश नहीं लौट पाई हैं। लेकिन ये तस्वीरें और ये जो वीडियोज सामने आ रहे हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि युवा प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी प्रदर्शन की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है, उग्रता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ये तस्वीरें और ये खबरें सर आप भी सुन रहे हैं, क्या आप दूरगामी अगर इसको देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बांग्लादेश में किस तरीके का हालात थे और आज भी हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। शायद हम कह सकते हैं कि बद से बदतर हो गए। बांग्लादेश धीरे धीरे अब प्रगति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वापस वो अपने पिछले दिनों में आ गया। नेपाल की ये स्थिति? जी हाँ, नेपाल में बहुत दिनों से छात्रों का एक उग्रपंथी गुट था जो कि सरकार में करप्शन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव था। तो बैन तो शायद उसी का नतीजा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज क्या होगा। आज क्या ओली देश छोड़ के चले जाएंगे? अगर दुबई का नाम लिया जाता है तो क्या दुबई सरकार उनको वेलकम करेगी? क्योंकि जैसे जाहिर बात है, शेख हसीना जब भारत में आई थी तो भारत सरकार ने उनको संरक्षण दिया था, प्रोटेक्शन दिया है। लेकिन नेपाल में अब प्रधानमंत्री केपी ओली जब देश छोड़कर जाएंगे तो भारत सरकार ने जाहिर बात है पर्दे के पीछे से हिंट दिया होगा कि वह भारत में आने के लिए वेलकम नहीं है। पाकिस्तान भी उनको वेलकम नहीं कर रहा, तो कहाँ जाएंगे? अगर वो दुबई जाते हैं
तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर जाते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दुबई की सरकार जो है ज्यादा दिन तक उनको अपने यहाँ रखेगी नहीं, क्योंकि पश्चिमी दुबई में भी काफी बड़ी तादाद में नेपाली सिटीजन काम करते हैं, तो वहां पर भी असंतोष का एक मुद्दा बन सकता है। दुबई की सरकार हमेशा बहुत क्लियर है कि वो आमतौर पे किसी भी राजनीतिक शरणार्थी को अपने यहाँ शरण नहीं देती है, क्योंकि वो दुनिया भर की राजनीतिक पचड़ों से आमतौर पर दूर रहना चाहते हैं। तो ओली अगर वहां जाएंगे तो बहुत जल्दी ही उनको वहां से और किसी देश की तरफ रवाना होना पड़ेगा। आज शाम की 6 बजे जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है ओली ने, उससे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि दूसरे ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के नुमाइंदे वहां आए, वरन जो विरोधी पक्ष हैं वो भी वहां पर आए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो नुमाइंदे हैं, स्टूडेंट्स के जो लीडर हैं, अभी तो देखा जाए तो लीडरलेस मूवमेंट है, लेकिन कुछ प्रतिनिधियों को शाम को ओपन इनविटेशन दिया गया कि 6 बजे पहुंचे। तो मेरा तो देखने की बात होगी कि ये जो आपात बैठक होने वाली है, बिल्कुल ये आपात बैठक जो होने वाली है, इसमें देखने की बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। इसी बीच हम आपको 4 तस्वीरें नेपाल की दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से हिंसा भड़की हुई है और देखिए शांति बिल्कुल भी नहीं है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो युवा है वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगजनी की तस्वीर आप दूसरी में देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, लगातार एक तो प्रदर्शन हो रहा है, इसी बीच आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। चौथी में देखिए बीच में आपको नजर आ रहे होंगे कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो एकजुट हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन लगातार पीएम ओली के इस्तीफे की मांग हो रही है। राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और जरा समझिए कि इस वक्त नेपाल में क्या हालात है। लगातार नेपाल की हालत अब चिंताजनक बनती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है और शांति जो है वो अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इसी बीच खबर तो आई है कि आज शाम को 6 बजे इसको लेकर आपात बैठक हो सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं इस शांति को लेकर इस पर चर्चा हो। लेकिन क्योंकि इसी बीच खबर ये भी आ गई है कि पीएम ओली बीमारी के बहाने दुबई जाने के फिराक में है, तो अगर जैसे नेतृत्व विहीन ये प्रदर्शन है, कहीं नेपाल भी नेतृत्व विहीन ना हो जाए, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और हम एक बार फिर से देवनाथ सर के पास चलेंगे। सर, क्योंकि मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनी थी, तो नेपाली कांग्रेस अब तक जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है वो नेपाली कांग्रेस के सारे लोग हैं। मतलब ओली सरकार अभी भी अपने आप को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है या फिर वो पद छोड़ना ही नहीं चाहते इसीलिए, क्योंकि नेपाली कांग्रेस के ही जिन्होंने इस्तीफा दिया वो सब नेपाली कांग्रेस के हैं और पीएम ओली की तरफ से जितने भी लोग हैं उन्होंने अभी तक किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। इसको क्या समझा जाए? हाँ सुचित्रा जी, नेपाल में ओली जो बिलोंग करते हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, अब वहां पर ये दोनों विरोधी पार्टियां हुआ करती थी। एक बार पावर में आती थी एक पार्टी, एक बार पावर में आती थी दूसरी पार्टी। ये इस बार कुछ अद्भुत सा गठबंधन हुआ जब नेपाली कांग्रेस, जो कि आमतौर पर विरोधी पार्टी होती थी या सत्ता में आती थी, गठबंधन करके उन्होंने सरकारी पक्ष को ज्वाइन किया है। तो बड़ा अजीब सा माहौल है वहां पर, जहां सत्ता और विपक्ष की पार्टियां मिलकर एक गठबंधन सरकार चला रही हैं। तो इससे ज्यादा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो आमतौर पे आम जनता का जो दुख है, दरिद्र है या उनकी जो कंप्लेंट्स है उसको लेकर पार्लियामेंट में डिस्कस करती हैं। सर, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर नेपाल से, जहां कानून मंत्री के घर पर आगजनी हुई है। राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा किया गया है, निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। तो देखिए लगातार इसी बीच बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां पर नेपाल की हिंसा इतनी उग्र हो गई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारी घुसे हुए नजर आ रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। देखिए तस्वीरें और किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं, लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां पर जो फोटोज लगाई गई हैं, जो उनकी यादें हैं, जो राष्ट्रपति की जो फोटोज हैं, उनको तोड़े जा रहे हैं। लगातार वो घर में अंदर की ओर जा रहे हैं, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर से चढ़कर वो ऊपर के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त नेपाल किन हालातों से गुजर रहा है और यहाँ तो प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए हैं कि बात सुनने को भी वो तैयार नहीं है। तस्वीरें, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी इस वक्त नेपाल की सड़कों पर राष्ट्रपति आवास पर तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बिल्कुल बांग्लादेश और श्रीलंका की याद दिलाती हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं और न्यूज़ इंडिया पूरी
अपडेट के साथ आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि नेपाल में इस वक्त हिंसा की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। तस्वीरें बिल्कुल श्रीलंका और बांग्लादेश की याद हमें दिलाता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि दोनों देशों में तख्ता पलट हुआ और तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है, इस बीच कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन पीएम ओली अभी भी अपने पद पर बने हुए और लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। सर, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हमने देखा इसके पहले जब श्रीलंका में पूरी हिंसा भड़की थी तब ऐसे ही कब्जा किया गया था, इसी तरीके के हालात बन गए थे। तो क्या कह सकते हैं कि क्या ये पटकथा कहीं से लिखी गई है और यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, या फिर ये सिर्फ युवाओं का एक प्रदर्शन माना जाए? विदेशी सरकारें हैं जो कि तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। अब वो टूल किट कहाँ से आया, इसके बारे में अटकलें लग रही थी। काफी लोग ये सोशल मीडिया में कह रहे थे, जो सरकारी समर्थक सोशल मीडिया था, कि यह जो टूल किट है ये अमेरिका के द्वारा आयोजित है। लेकिन अमेरिका ने बार बार कहा है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। जाहिर बात है वो इसको मानेंगे भी नहीं। चीन जो है इस वक्त लगता है थोड़ा सा मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि केपी ओली हमेशा थोड़ा चीन की तरफ उनका झुकाव था। चीन तो यही चाहेगा कि नेपाल में केपी ओली की सरकार जो है वो बरकरार रहे। लेकिन अगर नेपाली कांग्रेस के ज्यादातर मंत्रियों ने जिन्होंने रिजाइन किया है, उनके अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो विदेश मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्री, तो अगर ये सब रिजाइन कर चुके हैं तो शाम की 6 बजे की मीटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और अगर शाम की 6 बजे की मीटिंग करेंगे तो उसको चेयर कौन करेंगे? ओली लगता है खुद अकेले ही वहां पर बैठेंगे और कोई भी विरोधी पक्ष में कोई है ही नहीं जो कि वहां पर आएगा। और क्या छात्रों के यहाँ से उनके कोई प्रतिनिधि आएंगे? कोई भी नहीं आएगा शाम की 6 बजे की मीटिंग अटेंड करने के लिए। दारोमदार पूरा ये है कि क्या पुलिस और आर्मी अभी अगले 5 घंटे में शाम के 6 बजे के पहले सिचुएशन को कंट्रोल कर पाती हैं कि नहीं। आज अगर हम देखें तो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि गोली नहीं चल रही है, क्योंकि कल जो शाम तक प्रदर्शनकारी भड़क गए उसका कारण कल तक तो ऐसा ही था कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है, लेकिन रात आते आते और आज सुबह से प्रदर्शनकारी वो जो मुद्दा था वो पीछे रह चुका है। अब मुद्दा है कि 20 जो प्रदर्शनकारी हैं जिनकी मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जिनको गोली लगने की वजह से गंभीर चोट आई है, वह मेन मुद्दा हो गया है। उनके जो जितने मतलब दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, परिजन हैं, उनके गांव वाले, कस्बे वाले, कुनबे वाले सब सड़क पर आ गए हैं। नेपाल की जो पुलिस है वो किसी तरह से आंसू गैस चलाकर अपने को सड़क पर रख रही है। अगर हम वीडियोस को पास से देखें तो अब पुलिस में और फौज में भी जो आक्रामक रवैया था वो कम दिख रहा है। अब पुलिस और फौज जो है वो प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 2 या 3 घंटे दोपहर 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि प्रदर्शनकारी समझ बूझकर क्या अपने अपने घरों में लौट जाएंगे या वो पुलिस का बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ चले जाएंगे, केपी ओली के घर की तरफ चले जाएंगे। जी देवनाथ जी, आपसे ये मैं समझना चाहती हूँ कि अगर ये जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम देश छोड़ सकते हैं, अगर केपी शर्मा ओली देश छोड़ देते हैं तो क्या ये माना जाए कि अब तख्ता पलट कंफर्म हो गया है? जाहिर बात है केपी शर्मा ओली अगर देश छोड़ देते हैं तो दुनिया के सभी डेमोक्रेसीज में प्रावधान है कि एक केयर टेकर सरकार बनाई जाती है, जैसा कि हमने बांग्लादेश में देखा। बिल्कुल। तो केयर टेकर सरकार कौन बनाएगा? जाहिर बात है कि जेन जी के जो प्रतिनिधि हैं वही फिलहाल केयर टेकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि वहां जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, इनका अब जमीन पर कोई पकड़ रहा नहीं है। एक चीज बहुत क्लियरली जो आ रहा है, आमतौर पर ऐसे उसमें क्या होता है कि सत्ताधारी पक्ष अपने वर्कर्स को, सत्ताधारी पक्ष अपने जो समर्थक हैं उनको भी मोबिलाइज कर देते हैं। तो हमने अभी तक कोई ऐसी मूवमेंट देखी नहीं है कि नेपाल के अलग अलग दिशाओं से, नेपाल के दूसरे शहरों से केपी शर्मा ओली के जो समर्थक हैं वो बड़े बड़े कॉन्वॉय
बनाकर काठमांडू की तरफ कूच कर रहे हैं, ऐसा कुछ आया नहीं है। तो लग रहा है कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। उनको भी शाम 6 बजे के पहले या तो रिजाइन करना पड़ेगा या शायद देश छोड़ के जाना पड़ेगा। अब बात है कि जैसे उनका प्राइवेट विमान है, देखिए वो एक बार फ्लाइट भर के जा नहीं सकता दुबई तक, उसको भारत में कहीं पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरना पड़ेगा। तो ठीक है। हमारा विदेश मंत्रालय क्या केपी ओली के प्राइवेट विमान को भारत के उतरने की किसी परमिशन देगा या नहीं? एयरफील्ड में लैंड करने की परमिशन देगा? हम्म। वो बहुत ही दुविधापूर्ण डिसीजन होगा भारत सरकार के लिए। जी। बिल्कुल, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि भारत की अगर दृष्टि से देखें, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश रहा है और बॉर्डर्स इलाके पे अगर हम बात करें तो वैसी चेकिंग भी नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी दोनों के बीच में समन्वय है, भरोसा है और बेटी का लेना देना भी है, क्योंकि शादियां भी होती है दोनों देशों के बीच में। ऐसे में ये हिंसा भारत पर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है? सुशिला जी, भारत सरकार, हमारी गृह मंत्रालय खासतौर से कल रात से बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। नेपाल की सीमा पर हम एसएसबी को डिप्लॉय करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, सीएपीएफ है। तो एसएसबी के जो जवान हैं वो अब नेपाल की सीमा के साथ, जैसे उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उधर सिक्किम, तो पांचों राज्यों में एसएसबी और स्टेट की जो पुलिस है उनको और इसी बीच अलर्ट एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जारी है, संसद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ओली सरकार के 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, लगातार एक तो हिंसा बढ़ती जा रही है, प्रदर्शनकारी है जो मानने को तैयार नहीं है, और ओली सरकार के 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर यह भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और ओली सरकार और नेपाली कांग्रेस, इन दोनों के बीच में गठबंधन है। आपको ये भी बता दें कि अब तक जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है वो नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों ने दिया है। ओली सरकार की ओर से अभी तक कोई इस्तीफा सामने नहीं आया है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि आगे अगर दूरगामी इसके परिणाम होते तो क्या हो सकते हैं। देखिए, नेपाल में इस वक्त काफी हिंसा देखने को मिल रही है, मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले 2 से 4 घंटे नेपाल के लिए बहुत अहम है। अब देखने की बात होगी कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों को मना लेती है या फिर केपी शर्मा ओली जैसे कयास लगाए जा रहे हैं वो देश छोड़कर भागने में कामयाब होंगे। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए।